अस्सलाम वालेकुम आदाब। वन टीवी के उर्दू खबरनामे में आप सबों का इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद शहबाज। आगे बढ़ने से पहले नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। कांग्रेस हाईकमान की मशावरत, टीपीसीसी सदर और काबिनेट में तौसीक के लिए नामों पर किया जाएगा गौर। सीपीआई ने तेलंगाना के रहनुमा कांग्रेस हुकूमत पर वादे पूरा करने में नाकामी का लगाया इल्ज़ाम। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी और असदुद्दीन ओवैसी की चीफ मिनिस्टर से मुलाकात, वक्फ एक्ट तरमीमी बिल की मुखालफत और मुसलमानों के जज्बात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नुमाइंदगी की दरख्वास्त। वज़ीर आज़म मोदी ने जनगांव में कोलकाता इस्मत दरी केस पर सख्त मौक़िफ़ अपनाया, ख़वातीन के खिलाफ जुराइम करने वाले को वार्निंग, ममता बनर्जी हुकूमत को इंतबाह। कोलकाता इस्मत दरी और कत्ल मामले पर मुल्क भर में बहस तेज, शिवसेना के संजय रावत ने मोदी हुकूमत पर शदीद तनकीद की। अब खबरें तफसील से। मरकज़ी क़यादत ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और टीपीसीसी के नए सदर के इंतखाब के लिए उत्तम कुमार रेड्डी की सिफारिशात पर गौर किया है। वज़ीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने बताया कि कांग्रेस हाईकमान ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का और टीपीसीसी के नए सदर और काबिनेट में तौसीक के बारे में अलग अलग राय ली है। उत्तम कुमार रेड्डी ने टीपीसीसी के ओहदे के लिए हाईकमान की हिदायत के मुताबिक 2 नामों और काबिनेट के लिए 4 नामों की सिफारिश की है। टीपीसीसी के नए सरबराह का ऐलान जल्द मुतवक्की है। इत्तलात के मुताबिक वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने महेश कुमार गौड और लक्ष्मण कुमार के नामों की तायद की है, जबकि काबिनेट में सुदर्शन रेड्डी, प्रेम सागर राव और श्री हरि के नामों की सिफारिश की गई है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद के अहम झीलों जैसे गंडीपेट और उस्मान सागर के इर्द गिर्द गैरकानूनी इमारतों और तजावुज़ात को हटाने का अज़्म ज़ाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि कुछ मालदार अफराद ने झीलों के करीब फार्म हाउस बना रखे हैं और उनके नाले को गैर कानूनी तौर पर गंडीपेट में मोड़ दिया है, जो शहर के पानी की फराहमी के लिए संगीन खतरा है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने यकीन दिलाया कि हुकूमत किसी भी दबाव या असर व रसूख के सामने नहीं झुकेगी और तमाम गैर कानूनी कब्जा कुनिंदगान के खिलाफ कार्रवाई करेगी, चाहे वह कितने ही बाअसर क्यों न हो। उनका कहना था कि हम हर उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जिसने हमारी झीलों पर गैर कानूनी तौर पर कब्जा किया है, और ये इक़दामात किसी सियासी मकसद के लिए नहीं है बल्कि अवामी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। ఈ చెరువుల యొక్క సంరక్షణ, ఈ చెరువులు మన జీవనాధారం, మన సంస్కృతి. హైదరాబాద్ నగరంలో ప్రధానంగా 1908లో వచ్చిన వరదలు, ముఖ్యంగా 115 సంవత్సరాల క్రితం ఈ నగరం మీద వరదలు ఉప్పెనై కమ్మేసి వేలాది మంది ప్రాణాలను బలిగొన్నది. ఆనాటి పాలకుడు నిజాం సర్కార్ చెల్లించిపోయి వేలాది మంది ప్రాణాలు కోల్పోవడానికి కారణమైన ఈ వరదల్ని నియంత్రించాలి అని అంటే ఏమి చేయాలి అని ప్రపంచంలో ఉండే గొప్ప వ్యక్తులందరినీ సంప్రదించి మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య గారిని, ప్రపంచానికి ఒక ఆర్కిటెక్ట్ అయిన మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య గారిని నియమించడం జరిగింది. వారు పూర్తిగా ఈ ప్రాంతాన్ని, ఈ క్షేత్రాన్ని, ఈ భూమి యొక్క నైసర్గిక స్వరూపాన్ని అర్థం చేసుకొని వికారాబాద్ అడవుల నుంచి వచ్చే వరదలని నగరం మీద పోటెత్తకుండా ఉండడానికి ఉస్మాన్ సాగర్, హిమాయత్ సాగర్ని నిర్మించి ఫిరంగి కాలువ ద్వారా, మూసీ నదుల ద్వారా, మూసా ఈసా నదుల ద్వారా వచ్చే నీటిని నియంత్రించి ఆ నీళ్లను నగరానికి తాగునీటిగా మార్చి ఈ ప్రాంతంలో గొలుసుకట్టు చెరువులను నిర్మించి హైదరాబాదు హెరిటేజ్ సిటీనే కాదు, హైదరాబాద్ ఈజ్ ఏ లేక్ సిటీ అని చెప్పి నిజాం సర్కార్ 100 సంవత్సరాల ముందే ఒక అద్భుతమైన కట్టడాలను నిర్మించి మనకు అందించాడు. వారి వారసత్వంగా వచ్చిన ఈ కట్టడాలు మొన్న జరిగిన ఎండాకాలంలో తాగునీటి సమస్య వచ్చే కృష్ణా, గోదావరి ఎండిపోతే హైదరాబాదు నగరానికి దాహార్తి తీసింది గండిపేట, అంటే ఉస్మాన్ సాగర్, హిమాయత్ సాగర్ నుంచి నగరానికి తాగునీటిని వాడుకున్నామన్న సంగతి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి నేను చెప్పదలుచుకున్నా. ఈ ప్రజలకు కోట్లాది మంది దాహార్తిని తీర్చే ఈ యొక్క చెరువులను శ్రీమంతులుగా, గొప్ప వ్యక్తులుగా ఉన్న వాళ్ళు వాటి పక్కనే ఫామ్ హౌస్ల పేరు మీద నిర్మించుకొని వాళ్ళ డ్రైనేజ్ కాలువలు తీసుకెళ్ళి గండిపేటలో కలిపినారు. నేను ఇక్కడ వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలతో పాటు ఇక్కడ వచ్చిన భక్తులను నేను ఒకటే మాట అడగదలుచుకున్నా.
ఇవాళ వాళ్ళ విలాసవంతమైన జీవితం కోసం నిర్మించుకున్న ఫామ్ హౌజులలో నుంచి వచ్చే డ్రైనేజ్ గండిపేటలో హిమాయత్ సాగర్ తాగునీటిలో కలిపితే ఆ నీళ్లు హైదరాబాదు నగరానికి తాగడానికి సరఫరా చేస్తుంటే వాళ్ళు నిర్మించిన అక్రమ నిర్మాణాలను వదిలేస్తే ఇక నేను ప్రజాప్రతినిధిగా విఫలమైనట్ట కాదా మీరు ఒక్కసారి ఆలోచన చేయండి. అందుకే ఒత్తిడి వచ్చినా మిత్రులకు ఫామ్ హౌజులు ఉన్నా ఏవి వదలకుండా హైడ్రా అనే ఒక సంస్థను ఏర్పాటు చేసి తెలియకుంటేనే ప్రజాప్రతినిధులం కొన్ని మన దినచర్యల్లో భాగంగా కొన్ని తప్పిదాలు చేస్తుంటాం. తప్పుదలు తెలవకుంటేనే కొన్ని తప్పులు జరిగిపోతుంటాయి. మరి ఆ ఖాతాను సవరించుకోవడానికి, ఆ బ్యాలెన్స్ షీట్ను సవరించుకోవడానికి తెలిసి కొన్ని మంచి పనులు చేయాలని నేను ప్రగాఢంగా విశ్వసిస్తున్నా, నమ్ముతున్నా. ఆ తెలిసి చెయ్యాలనుకుంటున్న మంచి పనుల్లో భాగము ఈ చెరువులను చెరబట్టిన వాళ్ళ నుంచి విముక్తి కలిగించాలన్న ఏకైక లక్ష్యంతోనే ఈరోజు చెరువులను ఆక్రమించుకున్న వాళ్ళను ఎవరిని వదలకుండా ఉక్కు పాదంతో అణిచివేయాలన్న ఆలోచన, అందులో నిర్మాణాలను ఏ ఒత్తిడి వచ్చినా వెనక్కి తక్కకుండా తొలగించాలన్న ఆలోచనతోనే ఈరోజు ఈ చెరువులలో ఉన్న అక్రమ కట్టడాలను కూలగొడుతున్నాము. దీనికి స్ఫూర్తి భగవద్గీత అనే కురుక్షేత్ర యుద్ధ సందర్భంలో అర్జునుడు ఆయుధాలను కింద పడేసి రాజ్యం కోసం భీష్మ పితామహుడు, అదేవిధంగా కర్ణుడు, దుర్యోధనుడు, దుశ్శాసనుడు నా సహోదరులందరూ ఆ పక్కన నించుంటే రాజ్యం కోసం వాళ్ళందరినీ సంహరించడం, వాళ్ళని సంహరించి రాజ్యాన్ని సాధించుకోవడం ద్వారా ఏమి ఉంటుంది, ఏం మనశ్శాంతి వస్తుంది అని చెప్పి అర్జునుడు యుద్ధతంత్రం నుంచి తప్పుకుంటా అన్నప్పుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు బోధించిందే భగవద్గీత. చంపేదెవరు, చంపించేదెవరు? లోక కళ్యాణం కోసం నీ బాధ్యతను నెరవేర్చాల్సిందే. ధర్మం బ్రతకాలి, అధర్మం ఓడాలి అంటే నువ్వు యుద్ధం చెయ్యాల్సిందే అనే యుద్ధ నీతిని ఆ రోజు అర్జునుడికి బోధించింది శ్రీకృష్ణ భగవానుడు. ఇవాళ ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుడి బోధనానుసారమే ఈరోజు ఈ చెరువులను కాపాడే కార్యక్రమాన్ని నేను తీసుకుంటున్నా. నాకు తెలుసు ఈ చెరువులలో నిర్మాణమైన విలాసవంతమైన ఫామ్ హౌజులు ప్రభుత్వాన్ని ప్రభావితం చేయగలిగిన స్థానాలలో ఉన్న చాలామంది వ్యక్తులు ఉన్నారు. ప్రత్యక్షంగా ప్రభుత్వంలో భాగస్వాములు అయి ఉండొచ్చు, లేకపోతే సమాజం మీద బాగా ప్రభావితం చేయగలిగిన వ్యక్తులు ఉండొచ్చు. కానీ వాటన్నిటినీ నేను పట్టించుకోదలుచుకోలే. ఇది భవిష్యత్ తరాలకు, ఇది రాజకీయాలకు సంబంధం లేదు. నేను స్పష్టంగా చెప్పదలుచుకున్నా. రాజకీయాల కోసమో లేకపోతే రాజకీయ నాయకులను కొంతమందిని దృష్టిలో పెట్టుకొని చేపడుతున్న కార్యక్రమం కాదు ఇది. భవిష్యత్ తరాలకు, మన పిల్లలకు, వాళ్ళ పిల్లలకు వారసత్వంగా మనం అందించే సంపద ఈ సరస్సులు, ఈ నదులు, లేకపోతే ఈ రోజున్న ఈ చెరువులు. ఈ ప్రకృతి సంపదను మనం విధ్వంసం చేస్తే ప్రకృతి మన మీద కక్ష కడుతుంది. ప్రకృతి మన మీద ప్రకోపిస్తే మనం చెన్నైలో చూసినాం, అదేవిధంగా ఉత్తరాఖండ్లో చూసినాం, నిన్నగాక మొన్న వాయనాడు, మనం కేరళలో. सीपीआई तेलंगाना के रियासती सेक्रेटरी संबा शिवा राव ने कांग्रेस हुकूमत पर असम्बली इंतखाबात से कबल आवाम से किए गए वादों को पूरा करने में नाकामी का इल्जाम आयद किया है। हफ्ते को हनुमाकंडा में 3 रोज़ा रियासती इजलास के अख्ताम पर केदल से खिताब करते हुए राव ने हुकूमत को रैतु भरोसा, नए राशन कार्ड्स का इजरा और गरीबों के मकानात फराहम करने जैसे फलाही स्कीमों पर अमल आवरी में नाकामी का जिम्मेदार ठहराया। राव ने कहा, ऐसा लगता है कि हुकूमत रैतु भरोसा के नफाज में ताख़ीर कर रही है और किसानों को माली इमदाद देने के मामले में पॉलिसी बनाने के नाम पर ताख़ीर कर रही है। वाज़ेह तौर पर रियासत को माली बहरान का सामना है, लेकिन हुकूमत आवाम के गुस्सा का सामना करने से पहले अपने वादों को पूरा करने की पाबंद है। सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने जुमा की रात जुबली हिल्स में वजीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने वजीर आला रेवंत रेड्डी को मरकज़ की बीजेपी हुकूमत की जानिब से मुतारिफ करवाए गए वक्फ एक्ट तरमीमी बिल, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुस्लिम उलमाए किराम और मशाइखीन की जानिब से मुखालफत के बारे में आगाह किया। मौलाना रहमानी ने दरख्वास्त की है कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी कांग्रेस हाईकमान के साथ इस बिल की मुखालफत के लिए नुमाइंदगी करेंगे और मुसलमानों के जज्बात को उजागर करेंगे। उन्होंने मुतालबा किया है कि कांग्रेस पार्टी हाईकमान और इंडिया के हलीफ जमातों को भी इस बिल की मुखालफत करने और सदर नशीन JPC को तहरीरी नुमाइंदगी करने की तरगीब दी जाएगी। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने वजाहत की कि ऑल इंडिया
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का फैसला है कि सेकुलर पार्टियों के वज़राए आला से मुलाकात की जाए और उन्हें वक्फ बिल के मुज़हर असरात से आगाह किया जाए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के जलगांव में एक रैली से खिताब करते हुए कोलकाता इस्मत दरी और कत्ल केस पर नाम लिए बगैर सख्त वार्निंग दी है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि न सिर्फ मुजरिमों बल्कि उनकी मदद करने वालों को भी माफ़ नहीं किया जाएगा। पीएम मोदी ने वज़ीर आला ममता बनर्जी हुकूमत को ये पैगाम दिया है कि हर एक का हिसाब लिया जाएगा और ये पैगाम हर सतह तक पहुंचना चाहिए। कोलकाता इस्मत दरी केस के हवाले से ममता बनर्जी की हुकूमत और मगरबी बंगाल पुलिस की निज़ाम पर शदीद तनकीद की जा रही है। इसी तनाज़ुर में पीएम मोदी ने महाराष्ट्र से बंगाल के ओहदेदारों और हुकूमत को खबरदार किया। उन्होंने कहा, ख़वातीन के खिलाफ जुराइम नाकाबिले माफ़ी है और अस्पतालों से लेकर स्कूलों तक हर सतह पर लापरवाही की सूरत में मुलव्विस अफराद को सख्ती से जवाबदेह ठहराया जाएगा। साथियों, माताओं, बहनों, बेटियों का सामर्थ्य बढ़ाने के साथ साथ उनकी सुरक्षा भी देश की प्राथमिकता है। मैंने लाल किले से भी बार बार इस विषय को उठाया है। आज देश का कोई भी राज्य हो, अपनी बहनों बेटियों की पीड़ा को, उनके गुस्से को मैं समझ रहा हूं। मैं एक बार फिर देश के हर राजनीतिक दल से कहूंगा, हर राज्य सरकार से कहूंगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है। दोषी कोई भी हो, वो बचना नहीं चाहिए। उसको किसी भी रूप में मदद करने वाले बचने नहीं चाहिए। अस्पताल हो, स्कूल हो, दफ्तर हो या फिर पुलिस व्यवस्था, जिस भी स्तर पर लापरवाही होती है, सबका हिसाब होना चाहिए। ऊपर से नीचे तक मैसेज एकदम साफ जाना चाहिए। ये पाप अक्षम्य है। अरे सरकारें आती रहेगी, जाती रहेगी, लेकिन जीवन की रक्षा और नारी गरिमा की रक्षा इस समाज के रूप में भी और सरकार के रूप में भी हम सबका बड़ा दायित्व है। साथियों, महिलाओं पर अत्याचार करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए हमारी सरकार कानूनों को भी लगातार सख्त कर रही है। आज इतनी बड़ी संख्या में देश की बहनों बेटियां यहां है, तो इसलिए मैं विशेष तौर पर आपको बताना चाहता हूं। पहले शिकायत आती थी कि समय पर एफआईआर नहीं होती, सुनवाई नहीं होती, मुकदमों में देर बहुत लगती है। ऐसी अनेक अड़चनों को हमने भारतीय न्याय संहिता में दूर कर दिया है। इसमें एक पूरा चैप्टर महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले अत्याचार के संबंध में बनाया गया है। अगर पीड़ित महिलाओं को थाने नहीं जाना है तो वो घर बैठे एफआईआर दर्ज करा सकती है। हमने ये भी पक्का किया है कि एफआईआर से थाने के स्तर पर कोई टाल मटोल या फिर छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा। इससे तेजी से जांच करने और दोषियों को कड़ी सजा मिलने में भी मदद मिलेगी। साथियों, नए कानूनों में नाबालिगों से हुए यौन अपराधों पर फांसी और उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया गया है।
बेटियों के साथ शादी के नाम पर भी धोखे के कई मामले आते रहे हैं। पहले इसके लिए कोई स्पष्ट कानून नहीं था। अब भारतीय न्याय संहिता में शादी के झूठे वादों और छल को भी साफ साफ परिभाषित किया गया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, केंद्र सरकार महिलाओं के खिलाफ अत्याचार रोकने के लिए हर तरीके से राज्य सरकारों के साथ है। हमें भारत के समाज से इस पाप की मानसिकता को मिटाकर ही रुकना होगा। कोलकाता में खातून डॉक्टर की इस्मत-दरी और कत्ल के वाक़े के बाद मुल्क भर में खवातीन के खिलाफ जुराइम पर बहस में शिद्दत आ गई है। शिवसेना के लीडर संजय राउत ने मोदी हुकूमत पर सख्त हमला करते हुए इस्मत-दरी के 13 बड़े वाक़यात का हवाला दिया। उन्होंने सवाल उठाए कि 56 इंच सीना रखने वाले हुक्मरानों के दौर में खवातीन पर मजालिम क्यों बढ़ रहे हैं। संजय राउत ने इल्ज़ाम आयद किया कि बीजेपी हुकूमत में खवातीन पर जुल्म सितम में इजाफा हुआ है, लेकिन बीजेपी और उसकी महिला मोर्चा ने कभी इसका मुअस्सर जवाब नहीं दिया। महाभारत के द्रौपदी के अगवा के वाक़या का मवाजना करते हुए उन्होंने कहा कि आज भी खवातीन के साथ वही नाइंसाफ़ी हो रही है। राउत के मुताबिक मौजूदा हुकूमत के अदम कारकर्दगी खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ में नाकामी का मुज़हर है और इस सिलसिले में ठोस इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। बात ऐसी है, महाराष्ट्र में एक आंदोलन चल रहा है महिलाओं की सुरक्षा के लिए। ये जो सब हमारी बहनें हैं, दीदी, उनकी सुरक्षा के लिए, उस बारे में तो प्रधानमंत्री ने अब तक एक लफ्ज अपने मुंह से नहीं निकाला, टाला नहीं। तो अभी लखपति दीदी बनाएंगे। जहां जलगांव में आ रहे हैं प्रधानमंत्री जी, वहां 15 दिन में 4 महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुए, 2 बच्ची है, एक दिव्यांग है। कोई जाकर बताइए प्रधानमंत्री जी को। अगर वहां मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम हो गए, गृह मंत्री, तो बताइए इसी जलगांव में 15 दिन में 4 नाबालिग लड़कियों के ऊपर अत्याचार हुआ है। प्रधानमंत्री जी, आप किसको लखपति बनाने जा रहे हो? पहले हमें हमारी दीदियों को सुरक्षा दीजिए। उस बारे में पूरे देश में बात नहीं हो रही है। बस प्रधानमंत्री आएंगे, अब दूसरी जगह पर जाएंगे, घूमते रहेंगे और हमारी दीदी न्याय के लिए घूमते रहेंगे, इस पुलिस स्टेशन से उस पुलिस स्टेशन। फिर पुलिस स्टेशन वाले उनकी एफआईआर नहीं लेंगे, फिर जनता आंदोलन करेंगी, फिर कोई कोर्ट में जाएगा और आंदोलन के ऊपर बंदी लगाएंगे। ये चल रहा है हमारे देश में। बोलिए। बीजेपी का ये कहना है कि महाविकास आघाड़ी जो है उसमें कहीं ना कहीं फूट और दरार पैदा होगी, क्योंकि सीएम के पद को लेकर तीनों पार्टियां जो है अपनी ओर से उम्मीदवार जारी कर रही है। देखिए, वो अपनी सोचे, सही में महाविकास आघाड़ी वो अपनी बात, अपनी पार्टी, अपना गठबंधन टूटा फूटा, हाँ, मोड़ तोड़ तांबा पित्तल, वो गठबंधन उनका जो है ना, मोड़ तोड़ तांबा पित्तल, उनके बारे में सोचिए। विकास आघाड़ी के गठबंधन में किसी भी पद को लेकर कोई मतभेद, कोई दरार नहीं है। कल हमारी एक पहली बैठक हो गई सीट शेयरिंग के ऊपर, जहां मुंबई की सीटों के बारे में हमने तीनों पार्टियों ने चर्चा की और लगभग सहमति से 99% सीटों पर हमारी सहमति हो गई है। मुंबई की लिस्ट में कहूंगा, मुंबई की सीट से। तो ये महायुति वाले को बोले, आप आपकी बात करिए, हमारी बात मत करिए। ना मुख्यमंत्री पद के ऊपर हमारे यहाँ कोई मतभेद है, ना और किसी पद के ऊपर, ना सीट शेयरिंग के ऊपर। क्या कुछ आंकड़े डिसाइड हुए हैं? कल की हो जाएंगे, सब ठीक ठाक हो जाएगा। महाविकास आघाड़ी सरकार बना रही है, ऐसा कौन बोल रहा है? राज ठाकरे जो बात कर रहे हैं कि आपकी सरकार के टाइम पे भी ये चीज तो ये घटना हो रही थी, लेकिन उस टाइम लेकिन राज ठाकरे किस पार्टी के साथ है? वो तो मोदी शाह के साथ रहे हमेशा। जो महाराष्ट्र के दुश्मन है उनके साथ हमेशा रही ये नेता। अब जिसने बाला साहब ठाकरे जी की पार्टी को तोड़ दिया है, उस पार्टी के साथ है, शिंदे जी के साथ है राज ठाकरे जी। तो आप उनके बातों को इतने गंभीरता से मत लीजिए।
अब वो गंभीरता खत्म हो गई उनके बातों से। अगर राज ठाकरे कहते हैं कि हमारे जमाने में ये होगा, तुम्हारे जमाने में ये हो गया, ये बात करने का उनको अधिकार नहीं है सबसे पहले, क्योंकि अब तक उनकी दिशा स्पष्ट नहीं है। वो महाराष्ट्र के बाजू में है या महाराष्ट्र के जो विरोधी है उनके बाजू में है। हमेशा उनकी भूमिका जो महाराष्ट्र पर हमले करते हैं, महाराष्ट्र तोड़ने की साजिश करते हैं, उनके साथ उनको साथ देने का काम ये महाराष्ट्र के राज ठाकरे जी ने किया है, तो उनके ऊपर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। हैदराबाद के AIMIM के कौमी सदर असदुद्दीन ओवैसी ने मध्य प्रदेश के छतरपुर शहर में पुलिस स्टेशन पर पथराव और हाजी शहजाद अली की हवेली को बुलडोज़र के जरिए मिसमार करने के वाक़े की शदीद मसम्मत की है। ओवैसी ने कहा, मैंने हाजी शहजाद अली का एक वीडियो देखा है जिसमें वो बता रहे हैं कि वो मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के साथ रामगिरी महराज के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे थे, जिन्होंने पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ मुबैना तौर पर काबिल एतराज़ तबसरा किया था। उन्होंने कहा कि इस दौरान एडिशनल SP भी वहाँ मौजूद थे और उन्होंने हाजी शहजाद अली से कहा कि वो आवाम को समझाएं। ओवैसी ने पुलिस के रवैये की सख्त मुखालफत की और कहा कि इस नौइयत के वाक़यात हुकूमत के गैर मुनसिफाना रवैया और बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी की अक्कासी करते हैं। उन्होंने एहतजाज करने वाले मुसलमानों की हिमायत करते हुए कहा है कि ऐसे इक़दाम आइन और इंसाफ के उसूलों के खिलाफ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, 21 अगस्त के दिन जो वाक़या छतरपुर मध्य प्रदेश में हुआ, मैं इसकी मज़म्मत करता हूँ। दोनों वाक़यात की जो पथरमबाजी हुई पुलिस स्टेशन के पास और जिस बर्बरियत और जुल्म के ज़रिए इक़्तिदार के इस घुमंड में डूब कर जो बीजेपी की वहाँ की सरकार ने हाजी शहजाद अली के घर को डिमोलिश किया, बुलडोज़रों से ज़मीन दोस्त कर दिया और साथ ही साथ उनकी तमाम 3 कारों को भी बुरी तरीक़े से उसको डैमेज कर दिया, मैं इसका कंडेम करता हूँ। मैं अभी हाजी शहजाद अली का एक वीडियो देखा हूँ जिसमें उन्होंने कहा कि उस दिन वो और वहाँ की जो ज़िम्मेदार तंजीम अंजुमन सदर, वहाँ के उलमा जाकर रिप्रेजेंटेशन किए। किस बात का रिप्रेजेंटेशन किए कि एक मलून शख्स ने अपनी गंदी ज़बान के ज़रिए हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की। और जब वहाँ पर वो लोग रिप्रेजेंटेशन दे रहे थे, जिसमें एडिशनल SP, डिप्टी कलेक्टर, SDM साहब भी थे, तो फतरमबाजी शुरू हुई। डिप्टी कलेक्टर SDM साहब ने हाथ पकड़कर हाजी शहजाद अली अपनी वीडियो में कह रहे हैं कि उनसे कहा कि आप आकर जनता को समझाइए। उन्होंने समझाया, फतरमबाजी उन पर भी हुई। उसके बाद एक मनसूबाबंद तरीक़े से 20,000 स्क्वायर फुट पर बना हुआ ये घर, जिसका परमिशन है उनके पास, वो कह रहे हैं, उसको डिमोलिश कर दिया गया। अगर परमिशन नहीं भी था तो क्या वहाँ की अथॉरिटीज़ को ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है दिल्ली डिमोलिशन पर कि ड्यू प्रोसेस को फॉलो किया जाए? क्या उन्होंने नोटिस दिया? नहीं दिया। और फ़ौरन बुलडोज़र के ज़रिए उनके घर को तोड़ दिया गया, ज़मीन दोस्त कर दिया गया। और उसके बाद वहाँ पर मध्य प्रदेश की छतरपुर की पुलिस चंद एलिज लोगों, 21 को गिरफ्तार करके उनकी बेइज्जती करती है, रोड पर उनको चलाती है और उनके ज़बान से नारे लगवाती है। मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकारें चलती हैं तो रूल ऑफ लॉ से चलती है, रूल ऑफ मॉब के ज़रिए नहीं। जो कुछ वहाँ पर हुआ रूल ऑफ मॉब के मुजाहरे हो रहे हैं। और बीजेपी की सरकार को, बीजेपी के लोगों को बताना चाह रहा हूँ मध्य प्रदेश के, कि आज इक़्तिदार और सत्ता आपके पास है, कल आपके पास नहीं रहेगी। तो क्या जो सरकार आएगी, जनता उनको हटाएगी, तो क्या वो सरकार आपके ज़िम्मेदारों को, उनके घरों को तोड़ दें बुलडोज़र के ज़रिए, आपके चेहरों को काला कर कर आपको रोड पर परेड करवाएं? आप जो कुछ कर रहे हैं वो संविधान का वायलेशन है। नरेंद्र मोदी बहैसियत वज़ीर आज़म, प्रधानमंत्री, पार्लियामेंट में संविधान को चूमते हैं और चूमने का ड्रामा करते हैं, और वहाँ पर बीजेपी की सरकार संविधान की धज्जियाँ उड़ा रही है। किसी के घर को डिमोलिश कर दिया जाता है, किस बुनियाद पर? बदलापुर में कमसिन बच्चियों पर जारी ज़्यादती के वाक़यात ने इंसानी हमदर्दी को शर्मसार कर दिया है। इत्तलात के मुताबिक 2 कमसिन बच्चियों पर गुज़िश्ता 15 दिनों से ज़्यादा
से जाती हो रही थी। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर नाना पटोले ने इस वाक़ये पर शदीद रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा है कि रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में ऐसे वाक़यात में इजाफा हो रहा है और हुकूमत लड़कियों और ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ में मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हो रही है। पटोले ने कहा कि हुकूमत और इंतज़ामिया की कोई गिरफ्त नहीं रही है, जिसके बाद इन वाक़यात में इजाफा हो रहा है। उन्होंने वज़ीर आला और वज़ीर दाखिला को मुकम्मल तौर पर ज़िम्मेदार ठहराते हुए दोनों से इस्तीफ़ा का मुतालबा किया। बदलापुर में कमसिन बच्चियों पर जिनसी ज़्यादती के वाक़े की मज़म्मत करते हुए महाविकास अघाड़ी ने महायुति हुकूमत के खिलाफ हड़ताल का ऐलान किया था, लेकिन मुंबई हाई कोर्ट ने इस पर पाबंदी आयद कर दी थी। इसके बाद अपोजिशन पार्टियों ने रियासत भर में सियाह पट्टियां बांधकर खामोश एहतजाज किया। यह वाक़या रियासती हुकूमत की जानिब से ख़वातीन और बच्चियों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से संजीदगी की कमी को उजागर करता है और हुकूमती इक़दामात पर सवाल उठाता है। महाराष्ट्र बंदची हाक देण्यात आलेली होती, मात्र कोर्टाच्या आदेशानंतर तुम्ही तो निर्णय मागे घेतला. मात्र आज निषेध आंदोलन ठिकठिकाणी केली जात आहेत. काय स्वरूप? माननीय उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचं आम्ही आदर करतो. आम्हाला वेळ कमी पडला म्हणून, नाही तर आम्ही सुप्रीम कोर्टातही गेलो असतो. पण महाराष्ट्रातली जी काही घटनाक्रम चाललेला आहे ही एकच बदलापूरची नाही, तर या घटनाक्रम सातत्यानं चालत आहे आणि शाळेमध्ये लहान मुलं आता सुरक्षित नाही असं चित्र आज निर्माण झालेलं आहे आणि लोकांमध्ये तीव्र चीड आहे. आम्ही जो काही राजकीय उद्देशाने हे बंदची हाक दिली नव्हती, लोकांच्या तीव्र भावना लक्षात घेता त्यांना कोणीतरी त्यांच्या पाठीशी उभं राहावं ही भावना जनतेची महाराष्ट्राची होती आणि म्हणून आम्ही हे बंदची हाक या ठिकाणी दिली होती. पण सरकार आपले बगलबच्चे कोर्टामध्ये पाठवून ज्या पद्धतीनं स्वतःला प्रोटेस्ट करण्याचा प्रयत्न करताय, पण लोक गेली वाऱ्यावर, त्यांच्या मुलांवर अत्याचार होत आहे ते त्यांना चालेल, पण स्वतःला प्रोटेस्ट करण्यासाठी आपल्या बगलबच्च्याला कोर्टात पाठवून त्यांनी काल माननीय हायकोर्टाचा जो निर्णय करून घेतलेला आहे, आमच्याजवळ वेळ अपुरा पडला, नाही तर आम्ही सुप्रीम कोर्टातही गेलो असतो. कारण की माननीय हायकोर्टाचा निर्णय आम्हाला मान्यच नाही खरं तर. आम्ही दाद मागितलीच असती या निर्णयाच्या विरोधात, पण ठीक आहे, माननीय उच्च न्यायालयाचा आदर करून आज आम्ही प्रोटेस्ट करतोय आणि आम्ही पट्टी तोंडाला बांधून हे सरकार स्वतःला वाचवण्यासाठी, आपण वाचलं बाकीचं मेलेत तरी चालेल, पोलिसांचा वापर पूर्ण आपल्यासाठी स्वतःसाठी करताना आपण पाहतोय. खरं तर या महाराष्ट्रातल्या ज्या डीजी आहेत रश्मी शुक्ला, त्याच अकार्यक्षम आहेत, त्याच्याबद्दलचं आम्ही सांगितलं, पण त्या कशा आल्यात ते सगळ्यांनाच माहिती आहे त्या पदावर. त्यामुळे सरकार आणि डीजी या दोघंही यांना जबाबदार आहे आणि आज हेतुपुरस्पर जे चांगले अधिकारी आहेत त्यांच्यावर कारवाई करायची, अधिकाऱ्यावर दबाव आणायचा, अधिकाऱ्यांनी ऐकलं नाही तर त्यांच्या बदल्या करायच्या, त्यांच्यावर कारवाई करायची, खोटे गुन्हे दाखल करायचे, असं पण या महाराष्ट्रामध्ये चित्र चाललेलं आहे. एक काळामध्ये महाराष्ट्राचा पोलीस देशातच नव्हे तर जगामधला सगळ्यात मजबूत पोलीस मानलं जात होतं, पण आज महाराष्ट्रातला पोलीस कुठल्याच लेव्हलवर आहे. पोलिसांच्या घरी माहीममध्ये 13 घरी एका रात्री घरफोड्या होत असतील, डाका पडत असेल, याच्यापेक्षा दुर्दैवी या महाराष्ट्रातलं काय. आणि त्याच्यामुळे
हे जे सरकार आपल्या बगल बच्च्याला पाठवून कोर्टामधून आपला बचाव तो करून घेतला, पण जनतेच्या नजरेतून यांचा बचाव होणार नाही. धन्यवाद. कांग्रेस ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के 10 सवालात पर जवाबी हमला करते हुए कहा है कि अमित शाह को सवालात पूछने से पहले बादाम खाना चाहिए था। कांग्रेस के सीनियर लीडर पवन खेरा ने तंजिया अंदाज में कहा कि अगर अमित शाह बादाम खा लेते तो उन्हें याद आ जाता कि पीडीपी के साथ उन्होंने जो हाथ मिलाया है उस पीडीपी के इंतखाबी मंशूर में लिखा था कि पाकिस्तान की करेंसी को हिंदुस्तानी कश्मीर में चलने देना चाहिए था और सेल्फ रोल का मुतालबा किया गया था। उन्होंने राहुल गांधी के प्रयागराज दौरे और आसाम महाराष्ट्र में पेश आने वाले मुजरिमाना वाक़यात पर भी रद्द-ए-अमल जाहिर किया और कहा कि अमित शाह के जानिब से उठाए गए सवालात अवाम की तवज्जो असल मसाइल से हटाने की कोशिश है। कांग्रेस के रद्द-ए-अमल ने अमित शाह के जानिब से पूछे गए सवालात को सियासी और हकीकत पसंदी के तनाजुर में देखने की जरूरत पर जोर दिया। शाह जी से जानना चाहते हैं कि जब पीडीपी से इन्होंने समझौता किया था, क्या पीडीपी का मैनिफेस्टो पढ़ा था? चलिए, पीडीपी का मैनिफेस्टो नहीं पढ़ा होगा जिसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों की करेंसी के बारे में जिक्र था कि दोनों को लागू किया जाए, जिसमें सेल्फ रूल के बारे में बड़ा लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट था। उसके बावजूद आपने उनसे समझौता करके सरकार बनाई। सरकार बनाने के बाद एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया। उसमें आपने क्या लिखा? आपने लिखा कि अटल जी की नीति पर चलते हुए हुर्रियत से भी बात करेंगे। क्यों लिखा था बताइए? ये अनाप शनाप बोलने की आदत एक बीमारी सी लग गई है भाजपा के नेताओं को, गृह मंत्री के पद पर बैठे। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। कांग्रेस हाईकमान की मशावरत, टीपीसीसी सदर और काबिनेट में तौसीक के लिए नामों पर किया जाएगा गौर। सीपीआई ने तेलंगाना के रहनुमा कांग्रेस हुकूमत पर वादे पूरा करने में नाकामी का लगाया इल्जाम। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी और असदुद्दीन ओवैसी की चीफ मिनिस्टर से मुलाकात, वक्फ एक्ट तरमीमी बिल की मुखालफत और मुसलमानों के जज्बात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नुमाइंदगी की दरख्वास्त। वज़ीर आज़म मोदी ने जनगांव में कोलकाता इस्मत दरी केस पर सख्त मौक़िफ़ अपनाया, ख़वातीन के खिलाफ जुराइम करने वाले को वार्निंग, ममता बनर्जी हुकूमत को इंतबाह। कोलकाता इस्मत दरी और कत्ल मामले पर मुल्क भर में बहस तेज, शिवसेना के संजय रावत ने मोदी हुकूमत पर शदीद तनकीद की। वन टीवी उर्दू खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पसीद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।